हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग, एक बार बताइएगा। और आज की इस सेशन की हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है डेली दोपहर 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, पिछली 19 क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर देखें। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोग जुड़ेंगे, वहाँ पर अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले समय में। आज ही हमारे 20वीं क्लास है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर देते हुए चलें। 5 सेकंड का समय दिया जाएगा हर एक प्रश्न के लिए। आइए, पहला प्रश्न कहता है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1977 में, 65 में, 47 में, 1969 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, स्टार लगाइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप लोग, क्योंकि महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में, बताएं। भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखें, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? भाई एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दें, जो भी साथी जुड़ चुके हैं, और शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, दोआब क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर कवर करें। अगर आपने पिछली 19 क्लासेस को अटेंड नहीं की है, जरूर अटेंड करिएगा। अगर आप लोग जीके जीएस की इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। और सुबह 11:30 बजे जो करंट अफेयर की वीडियो होती है, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। आइए, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? बताइएगा, डेंगू बुखार जो है किस वायरस द्वारा फैलता है? आप सभी को पता होना चाहिए, एडीज एंजिप्टी एक जो है मादा मच्छर होता है, इसके द्वारा जो है दोस्तों फैलता है क्या? डेंगू बुखार, ठीक है क्या? डेंगू बुखार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर लग चुका है। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बताएं, राजाजी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बताएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है? पीला, बैगनी, हरा, लाल, बताइएगा। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है? अगर आपसे पूछा जाए किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तब आप कहेंगे लाल। कम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे बैगनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? अग्नाशय, यकृत, पीयूषिका, पित्ताशय। चलिएगा आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, सभी लोग यहाँ पर बताने का प्रयास करें। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? चलिए, चलिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो वो है आपकी अग्नाशय। अगला प्रश्न देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है कौन था? बता दीजिए आप लोग।
चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है कौन था? विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, मंगलेश। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? चलिएगा, बाबर, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10 जवाबदेह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है, पुनः निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है पुनः निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपसे पूछता है किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने को में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने में होते हैं। बताएं दोस्तों, याद रखिएगा ज्वार भाटा कब आता है? ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार भाटा जो है आता है। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बता दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिएगा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और रोम। बता सकते हैं आप लोग? चलिए भाई दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ पर? यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगाए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? बताएं, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 1966 में। कब? 1966 में जो है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1972 में, 1986 में, 1946 में, 1932 में। ध्यान रखिएगा, 9 सितंबर 1972 को, कब? 9 सितंबर 1972 को जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की ठोस पर या कठोर ऊपरी परत कौन सी होती है? बताएं। चलिए भाई, जीवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। बताएं पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी होती है? चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की जो ठोस परत होती है या कठोर ऊपरी परत कह सकते हैं आप, स्थल मंडल उसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवन नहीं है? बताएं, लू, पछुआ और पूर्वी पवन, व्यापारिक पवन। बताएं कौन सी पवन जो है यहां पर पूछता है कि अस्थायी पवन नहीं है। चलिएगा दोस्तों, ये लू जो है आपकी, ये अस्थायी पवन के अंतर्गत नहीं आती है। पहला विकल्प आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्ति पर्यवेक्षक। बताएं उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? चलिएगा चलिए एक बार प्रयास करिए आप लोग, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? याद रखिएगा साथियों, निर्वाचन अधिकारी के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वे लोग जुड़ जाएं। काल बैशाखी कहाँ पर चलती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताएं काल बैशाखी जो है कहाँ पर चलती है? चलिएगा चलिए फटाफट आप लोग आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपका कहाँ पर चल
पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काल बैसाखी जो है गर्मी के मौसम में आने वाली एक स्थानीय वर्षा और आंधी है। अगला प्रश्न देखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बताएं। मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, बताएं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिएगा, तो आप सभी को पता है, हमने शायद कल की क्लास में भी बताया था 1913 में, कब 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1913 में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1913 में गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था क्या? नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है, बताएं। मिस्ट्रल, हरमट्टम और बोरा, इनमें से कोई नहीं। हरमट्टम कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग हरमट्टन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरमट्टन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्थानीय पवन है जो कि सहारा रेगिस्तान में चलती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कीव किस देश की राजधानी है, बताएं। यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। कीव जो है किस देश की राजधानी है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो है आपकी यूक्रेन की राजधानी है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और अगर आपसे पूछा जाए 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहां से लिया गया है? बता दीजिए। सारनाथ के स्तंभ लेख से, सांची के स्तूप से, लौरिया नंदगढ़ के स्तंभ से, अमरावती के स्तूप से। बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहां से लिया गया है? चलिए भाई, फटाफट आप लोग आंसर दे दें। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारनाथ के स्तंभ लेख से जो है लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर, भाखड़ा नांगल, चंबल, हीराकुंड। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी है? ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखें वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? बता सकते हैं आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1936 का लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून के अंतिम व्याख्याकार जो होते हैं वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। पहला विकल्प दोस्तों आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? बताएं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? चलिए दोस्तों ध्यान रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। बताएं, पंचायती राज संस्थाओं के
चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भाई सेशन को एक बार शेयर आप लोग जरूर कर दें और लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखें, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, पहला विकल्प करेक्ट है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, बताएं। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। चलिएगा जवाब दीजिएगा आप लोग। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिएगा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजगृह में ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है राजगृह में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय है। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय है। विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन आपका पहला राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं, बताएं। गल्फ स्ट्रीम जो है निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं, बता सकते हैं। चलिए, गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं। सभी लोग अपना आंसर छाप दीजिएगा। तो अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी। चलिएगा जवाब दें आप लोग। भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी। चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की घोषणा करी गई थी, 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, बताएं। चलिएगा, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। चलिए भाई, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप झील के रूप में जाना जाता है। लोकटक, पुलिकट, चिल्का, कोलेरू, बताएं। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ द्वीप या झील के रूप में जाना जाता है। चलिए भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकटक झील को, लोकटक झील, अच्छा ये कहां पर है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ये जो है आपका मणिपुर में स्थित है। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। भारत में कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। उदयपुर, इंदौर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, जयपुर को जो है गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती हैं। चलिएगा, वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती हैं, उन्हें शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताएं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बेहद इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहिनीअट्टम की यहाँ पर बात कर रहा है तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा आपका केरल का, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, बता दीजिए। असम का शास्त्रीय नृत्य लावड़ी, भांगड़ा, सत्रिया, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, और ये है दोस्तों आपका कहाँ का, ये है आपका सत्रिया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है बहुत फेमस है, सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इस पर डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम का है। होमी जहांगीर भाभा ने भारत में
भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना जो है कब की थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे और आज की इस स्पेशल क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग लगातार बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जितना हमसे हो सकेगा उतनी आपकी मदद करेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो भी चीज़ें हमसे हो पाएंगी वो सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे। ठीक है, और रात को 8:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा और 8:30 बजे आप लोग ज़रूर उपस्थित हो जाया करिए। और सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर होता है, 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।